आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। हर एक प्रवर्धक अपन पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी स्टेप नहीं है जिस स्टेप में आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी। हर स्टेप है वो वेल एक्सप्लेन्ड आपको मिल रही है, ठीक है। अपन ने CE पढ़ लिया, CB पढ़ लिया, उन वो कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए C मतलब कि प्रवर्धक अपन ने पढ़ा है। वहाँ से आगे चलते हैं अपन। तो जैसे कि अपन प्रतिरोध R और C इनका युग्म बनाए तो उसको बोला जाता है RC युग्म। क्या बोला जाएगा जी? RC युग्म बोला जाएगा। और इनके मदद से जिस प्रवर्धक का निर्माण किया जाएगा उस प्रवर्धक को बोलेंगे RC युग्मित प्रवर्धक, ठीक है। मीन्स आज अपने को डिस्कशन करना है कि जो एम्पलीफायर अपने पास में है उनमें यदि RC युग्म बना दिया जाए तब प्रवर्धक किस प्रकार से वर्क करेगा। काम वही है, इनपुट सिग्नल दोगे आप, RC प्रवर्धक भी वही करेगा। जैसे कि अपन इस तरफ कोई इनपुट सिग्नल देते हैं, बीच में अपन RC एम्पलीफायर लगा देते हैं, इस तरफ कुछ अपने को आउटपुट मिलता है। यहाँ पर जो भी सिग्नल अपन ने दिया है उस सिग्नल की मॉडिफिकेशन हो, मीन्स ये जो सिग्नल है वो मॉडिफाई होके अपने को मिलेगा। मीन्स इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया हुआ है नॉर्मल अपन ये देखें तो अपने को नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस के द्वारा देखा जाता है। इसके इस तरफ अपन कोई इनपुट प्रोवाइड करने वाली डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। और वो जो इनपुट प्रोवाइड करने वाली डिवाइस होती है उसमें 3 प्रकार के इनपुट होते हैं। पहले समझ लीजिएगा, डेरिवेशन कर लेंगे, सर्किट बना लेंगे, सर्किट का अपन एनालिसिस करेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में लेके करेंगे। बहुत आसान सा है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो वेवफॉर्म बन रही है ये कैसे तो दी जाती है और कैसे अपने को नज़र आती है, ठीक है ना। तो एक होता है वेव जनरेटर, और जो वेव जनरेटर है सामान्य तौर पर जो लेबोरेटरीज होती है उसमें 3 प्रकार की वेव जनरेट की जा सकती है। एक तो साइन वेव, ठीक है, जो मैंने बनाई है। दूसरा कोस वेव, नो प्रॉब्लम। थर्ड होता है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव मीन्स अपने पास ये एक डिवाइस प्रेजेंट होता है लेबोरेटरी में और वहाँ से अपन किसी भी एम्पलीफायर को या तो साइन वेव दे सकते हैं, कोस वेव दे सकते हैं या फिर स्क्वायर वेव दे सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर वेव कुछ ऐसी होती है, पल्स के रूप में चलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से स्क्वायर सा बनता है और वेव अपने को मिलती है। तो इनको, ये एक डिवाइस है वेव जनरेटर, यहाँ लगा दिया जाता है। इनमें से जो वेव सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कर लेते हैं, किसको दे देते हैं, RC एम्पलीफायर को दे देते हैं। फिर इस तरफ एक डिवाइस लगी होती है, उसको ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। सुनना ध्यान से, जिसके इधर बोर्ड के राइट साइड में मीन्स हेडिंग से पहले का काम हो रहा है तो टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। इस तरफ एक ऑसिलोस्कोप लगाया जाता है और जो ऑसिलोस्कोप होता है उस ऑसिलोस्कोप पर इस प्रकार से स्क्रीन बनी रहती है, ठीक है ना। इस स्क्रीन में अपने को यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट की फॉर्म दिखाई देती है और ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। इनकी मदद से यहाँ अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिएगा, अपन देख नहीं सकते। यदि आपके पास वेव जनरेटर है, RC एम्पलीफायर है, उसके बाद ऑसिलोस्कोप। अब RC एम्पलीफायर भी यदि आपके पास होगा तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि RC एम्पलीफायर का कनेक्शन कैसे करते हैं। मीन्स RC एम्पलीफायर को वेव जनरेटर के साथ कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको आउटपुट तक ले जाना है। तो अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया है कि RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। देखिएगा ध्यान से, हेडिंग लगाते हैं अब अपने टॉपिक की, RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। आपको थोड़ा बहुत समझाया गया, ठीक है ना, कि होता क्या है और किस प्रकार से वर्क
करेगा। अब अपन पढ़ेंगे जब आरसी युग्मित प्रवर्धक अपन ने हेडिंग लगाई तो इसका सर्किट डायग्राम भी अपन पढ़ेंगे और सर्किट डायग्राम के साथ इसका सर्किट एनालिसिस भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मीन्स आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर बहुत आसान है, लास्ट तक जुड़े रहोगे, कोई भी स्टेप ऐसे नहीं रहेगी जिसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। आप अक्सर डर जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डायग्राम देखते हो, अपना आई स्टडी पे आप क्लास देखने के बाद कभी आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हार्ड है, ठीक है ना। आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है, अपने को इसका डिस्कशन करना है। नॉर्मल जो बेसिक आपको जानकारी दी गई मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर प्रोवाइड करेंगे। अब ये होता क्या है जी, डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जिसमें युग्मन लोड या युग्मन जाल के रूप में प्रतिरोध व संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक ऐसा प्रवर्धक अपन लेंगे जिसमें ऐसा प्रवर्धक जिसमें प्रतिरोध व संधारित्र को युग्मित अवस्था में लिया जाता है। समझ गए बात को? क्या कहते हैं जी, हेडिंग कहते हैं। ये नॉर्मल छोटी सी बात होगी, लेकिन इसका अब ओरिजिनल पार्ट क्या है, ठीक है। और मुख्य तौर पे जो आरसी प्रवर्धक होता है, आपको मैंने बताया था जब भी अपन प्रवर्धन पढ़ेंगे तो प्रवर्धन किस किस का हो सकता है। नंबर 1 धारा का प्रवर्धन हो सकता है, ठीक है, मीन्स करंट एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सेकंड वोल्टता का प्रवर्धन हो सकता है, वोल्टता प्रवर्धन मीन्स वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन बताया हुआ है ये भी आपको, ठीक है। पीछे जो प्रवर्धक अपन ने पढ़े, उनके अलावा शक्ति का भी प्रवर्धन हो सकता है, शक्ति का प्रवर्धन मीन्स पावर एम्प्लीफिकेशन। इनमें से कोई सा भी प्रवर्धन हो सकता है, लेकिन जो आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर होता है उसके द्वारा वोल्टता प्रवर्धन का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 प्रवर्धन है आपको बताए गए, ठीक है। लेकिन जो आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है वो सिर्फ किसका करेगा, वोल्टता का करेगा प्रवर्धन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आरसी युग्मित जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है उसको आप क्यों पढ़ते हो, क्योंकि वहां अपने को क्या करना होता है, वोल्टता का प्रवर्धन करना होता है। मीन्स इनपुट में भी आप कोई वोल्टता रखोगे, आउटपुट में भी आप कोई वोल्टता रखोगे। ये नॉर्मल बात हुई। अब अपन बात करते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कि सर्किट डायग्राम का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सर्किट एलिमेंट क्या क्या काम में आएंगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा रफ करके बड़ा डायग्राम बनेगा इसका। देखिएगा, अपन डिस्कस करेंगे इसके सर्किट डायग्राम का, कि आप सर्किट कैसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सर्किट ड्रॉ करने से पहले आपको सर्किट एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि सर्किट में कौन से एलिमेंट्स आप लगाओगे। तो नाम से प्रतीत हो रहा है आर और सी, मीन्स आप प्रतिरोध इसमें काम में लोगे, दूसरा संधारित्र आप इसमें काम में लोगे। अब कितने लेंगे, नंबर क्या होगा वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे जब इसका डायग्राम बनाएंगे। थर्ड अपन यहाँ काम में लेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर अपन काम में लेंगे। किस प्रकार से बनाएंगे जी सर्किट डायग्राम, देखिएगा जितना धीरे से समझोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि
बड़ा डायग्राम है, मैं पहले बना के रख सकता था, उसके बाद सीधा आपको समझा सकता था, लेकिन उसमें आपके बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। आप सीखते नहीं कि कैसे बनाना है। अपन साथ साथ बनाएंगे, हाँ समय लगेगा थोड़ा सा, और समय निकालना पड़ता है स्टडी में, ठीक है ना। देखिएगा, ट्रांजिस्टर लेना है आपको T1, और ख़ास बात क्या है, आप कॉमन एमीटर लोगे, मीन्स जो RC युग्मित परिपथ का प्रवर्धक आप बनाते हो, तो डायग्राम में जो ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हो वो कॉमन एमीटर यूज करो, ठीक है ना। कॉमन एमीटर है मीन्स यहाँ पर ये वाला कोई ट्रांजिस्टर है, ये साइन बना देता हूँ मैं, और इस ट्रांजिस्टर को T1 नाम दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको इस तरफ से अपने को कोई इनपुट प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ से एक कैपेसिटर लगा देंगे बीच में। अब देख लो, कैपेसिटर की संख्या बाद में गिन लेना आप कि कितने कैपेसिटर काम में आने हैं, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं, नोड पॉइंट होता है, उसके बाद इस पॉइंट से इसके बेस में क्या दे देते हैं, कोई इनपुट अपन दे देते हैं, ठीक है। और जो इमीटर टर्मिनल होता है, इसके ऊपर एक प्रतिरोध, क्योंकि जहाँ पे भी अपने को कोई काम करना होगा प्रतिरोध के सहारे ही अपन कोई काम करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध है वो इमीटर पर लगा है, तो अपन इसको RE बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से करंट आ रही है, देखिएगा, इधर से इंटर होगी, इधर से इंटर, क्या IC, इधर से क्या IB, इधर क्या जा रही है IE, तो आने वाली धारा IB प्लस IC, जाने वाली धारा क्या है, ये ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके है अपन इस कॉन्सेप्ट के लिए। और यहाँ पर एक इस RE के पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है, क्या नाम दे दिया अपन ने, C नाम दे दिया। अब इमीटर के साथ में है तो अपन कह सकते हैं कि C, इनपुट वाला पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको अपन यहाँ कनेक्ट कर दें, आराम से समझिए पूरा। ये एक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, अभी इनपुट वाला पार्ट पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ। R जो यहाँ पे आपके पास IC आ रही है, इस IC के पास भी इसके साथ वर्किंग करना है, तो यहाँ पे भी अपने को कोई रेजिस्टेंस लगाना होगा। अपन रेजिस्टेंस लगा देते हैं RC, ठीक है। और आपकी बुक में RC की जगह क्या लगाया हुआ है जी, RL, ठीक है। C लगा सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। क्या लगा दिया अपन ने, RL लगा दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, और जो अपन ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इन सब रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वर्क होता है। जब इस सर्किट की अपन वर्किंग पढ़ेंगे तो आपके समझ आएगा कि हर एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है। जिस प्रकार नीचे रेजिस्टेंस लगा रखा है, उसी प्रकार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। एक को R1 दे देते हैं, दूसरे को R2 दे देते हैं, और इसको अपन कनेक्ट कर देंगे। ये ट्रांजिस्टर T1 के बारे में व्याख्या हुई कि ट्रांजिस्टर T1 आप किस प्रकार से बनाओगे। साथ में यहाँ से ट्रांजिस्टर T2 लेना है, जो काम T1 के साथ किया है वही काम दूसरा ट्रांजिस्टर T2 लेके आपको करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब मैं बना रहा हूँ साथ आप कोशिश करोगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छा समझ आता है। जब पहले से बनाया हुआ होता है तो कोई मीनिंगलेस होता है, वो बुक से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है अपने को, एक ट्रांजिस्टर और लेना है, G ले लिया, ये लो, ये भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लेना। अपन मान लेंगे ट्रांजिस्टर क्या है, T2 कॉमन इमीटर है, तो यहाँ पे E लिख दिया मैंने, B है, और ये वाला इधर से B के पास कोई इनपुट आएगा। अब इधर वाला कनेक्शन थोड़ा बाद में करो, पहले आगे वाला कनेक्शन कर दो, ठीक है। अब यहाँ से जब आपको आउटपुट लेना होता है तो बीच में आप C लगाते हो, वो दोनों का साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना रहता है आपको C पे, और नाम क्या देते हैं उसका, RL, नो प्रॉब्लम। फिर नीचे आपको कनेक्ट करना रहता है रेजिस्टेंस RE। मैं E1 और E2 नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी सर्किट एनालिसिस से नहीं कर रहा। सर्किट एनालिसिस करेंगे तो अलग अलग तरीके से अपन करेंगे, वो भी समझाएंगे, आप बस थोड़ा वक्त दीजिएगा, ठीक है। जिस फॉर्म में यहाँ पे कनेक्शन था उस फॉर्म में अपन ने नेक्स्ट आगे कनेक्शन कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल से आपको बनानी है, लाइन सीधी आनी चाहिए, ठीक है ना, सुंदर लगे थोड़ा सा देखने में। अब यहाँ ये वाला टर्मिनल, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर
इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें इनपुट जानने से पहले कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ले लो, दूसरा रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। और इस तरफ देखिएगा, इस ट्रांजिस्टर के क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, कैपेसिटर लगा देंगे। ये लो कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ दिया, इतना काम हुआ। मीन्स ट्रांजिस्टर T1 के साथ जो मैंने काम किया है, क्यों किया है, क्योंकि मेरे को यहाँ क्या देना है, इनपुट Vi देना है। और जो आगे वाला ट्रांजिस्टर है T2, यहाँ पर मेरे को इसका आउटपुट चाहिए होता है। अब आउटपुट निकालना कहाँ है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कलेक्टर टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल। मीन्स कलेक्टर टर्मिनल ये रहा, यहाँ पे ये कलेक्टर टर्मिनल है, और ये टर्मिनल कौन सा है, ई टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनलों के पास जो रिजल्ट आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या समझे आप, कि जब अपन आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर पढ़ें तो यहाँ तो क्या दिया जाता है, इसके लिए इनपुट दिया जाता है, और दूसरे वाला जो ट्रांजिस्टर होता है उसके आगे क्या निकाला जाता है, आउटपुट। लेकिन ये भी तो बात होगी कि अभी तक इस ट्रांजिस्टर के बेस के पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ऊपर कनेक्टेड है, तो इसके पास क्या आ रहा है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि ये जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर है, यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है उसी को आपको कहाँ देना होता है, सेकंड वाले ट्रांजिस्टर को देना होता है। समझ गए बात को, ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। सी पे लगा है तो इसको अपन CC बोल सकते हैं। उसी प्रकार जब आपको आउटपुट V0 चाहिए होता है तो V0 भी आप एक कैपेसिटर के सहारे निकालते हो, ठीक है ना। मीन्स आउटपुट निकालने से पहले यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं अपन, CC दे देते हैं। अब कैपेसिटर क्या काम में आ रहा है, इसको मैं CB मान लेता हूँ, ठीक है। बेस पे लगा है तो CB, देखिए बेस पे आ रहा है, मैंने CB मान लिया। इमीटर पे लगा है तो CE मान लिया, कलेक्टर पे लगा है तो CC मान लिया। उसी प्रकार इसको मैंने CC दे दिया। तो आपने यहाँ से क्या समझा, ये सर्किट डायग्राम है RC युग्मित परिपथ का। यदि मैं इस सर्किट डायग्राम को ऐसे दो भागों में विभाजित करूं, यहां से लेके यहां तक, जैसा सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रहा है वैसा ही सर्किट डायग्राम आगे वाले में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मीन्स क्या है, आरसी युग्मित के लिए ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, लेकिन दो सेम डायग्राम अपन लेके चल रहे हैं, दोनों का क्या बन रहा है, युग्म बन रहा है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, आरसी युग्मित बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक वर्ड भी आपका क्लियर हुआ कि आरसी युग्मित अपन कैसे काम में लिया, कि दो अपने पास सर्किट डायग्राम बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और देखिएगा यहां से इसको काटूं, इधर से लेना देना नहीं, और इस तरफ से काट दूं, तो दोनों जो सर्किट डायग्राम है वो दोनों सर्किट डायग्राम आपको सेम नजर आएंगे। समझ पाए आप इस बात को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुख्य बात क्या है कि इसमें प्रतिरोध कितने लगे हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 तो इसमें लगे हैं और 4 उसमें लगे हैं, ये लो 4 प्रतिरोध हो गए। एक खास बात क्या होती है, आप आउटपुट होता है वो भी किसके सहारे निकालते हो, किसी लोड रेजिस्टेंस के सहारे ही निकालते हो। लेकिन सर्किट में कितने लगे हैं, संधारित्र देखिएगा, 1 2 3 और 4, 4 के क्या लगे हैं, संधारित्र। ट्रांजिस्टर की संख्या क्या है, 2 है। इतनी बात हुई अपनी। अब बात ये है कि सर यहाँ पे ये आप कैपेसिटर क्यों लगा रहे हो, तो कैपेसिटर का मुख्य काम क्या होता है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आपके ये वाला वर्ड भी कंप्लीट मीन्स से रिमूव हुआ ना, कि इसको युग्मित क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो सर्किट एलिमेंट अपने पास प्रेजेंट है, और जो दोनों सर्किट एलिमेंट होते हैं उन दोनों सर्किट एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने को सेम दिखाई देने लगता है, तब अपन क्या बोलते हैं कि ये युग्म बन चुका है। और ये वाला जो होता है उसको बोलते हैं फर्तन चरण। क्या बोलेंगे जी, आरसी। अब अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो सारी वर्किंग है, सर्किट बनाया है, सर्किट बनाने के साथ साथ अब एक्सप्लेन जो कर रहे हैं वो इसकी वर्किंग के बारे में है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है अपने पास, नो प्रॉब्लम। इस तरफ ये द्वितीय चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो चरण है उसको अपन द्वितीय चरण बोलेंगे, मीन्स सेकेंड स्टेप।
खास बात क्या है, सेकंड स्टेप तभी वर्क करेगी जब कौन वर्क करे, फर्स्ट स्टेप वर्क है। सपोज कीजिए कि यहां से यदि इसके पास कोई इनपुट नहीं आ रहा तो इसके पास भी क्या कोई इनपुट आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अपने को यदि सेकंड चरण में लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है उसको यदि वर्किंग करवानी है तो फर्स्ट में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसको क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनपुट देता हूं, इनपुट देते ही सबसे पहले क्या आ गया, जो बेस टर्मिनल पर लगा हुआ कैपेसिटर है वो आ गया। अब कैपेसिटर की आपको ट्रिक बताई हुई है क्या, CD ब्लॉक क्या कर देगा जी, CD ब्लॉक। पूरा पता होना चाहिए, C का मतलब कैपेसिटर, D का मतलब DC। मीन्स अपन क्या कह रहे हैं कि यहां से यदि कोई मैंने इसको इनपुट दिया, सपोज करो उसमें किसके एलिमेंट चलेगी, DC, क्योंकि रिपल हो सकता है। AC में DC मिक्सचर होना है तो रिपल होता है, रिपल फैक्टर होता है। मीन्स यहाँ से यदि अपन इसको इनपुट दे पा रहे हैं और यदि उसमें DC धारा प्रेजेंट है तो ये जो बेस टर्मिनल पर लगा हुआ कैपेसिटर होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, वहाँ से DC को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। और किस तक पहुँच पाती है, ट्रांजिस्टर तक पहुँच पाती है। और ट्रांजिस्टर तक जैसे ही ये सिग्नल पहुँच जाएगा, ट्रांजिस्टर अपने वर्किंग रीजन में आ जाएगा और कार्य करने लगेगा। और जैसे ही ये RL पर पहुंचा, सपोज करते हैं कुछ यहाँ पर इसने पूरा, क्योंकि 100% कोई भी नहीं होता अपने आप में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, चाहे कैपेसिटर हो चाहे कोई दूसरी डिवाइस हो, कि कंप्लीटली 100% कोई नहीं होता। तो यहाँ से कुछ DC अपन मान सकते हैं कि इसके अंदर जा रही है, क्योंकि जब भी अपन एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो आपकी सिर्फ AC एनालिसिस है, तो एम्पलीफायर के लिए DC एनालिसिस भी काम में लेते हैं और क्या लेते हैं जी, AC एनालिसिस भी अपन काम में लेते हैं। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, AC एनालिसिस। DC एनालिसिस क्यों कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि मान लो इसमें क्या है, थोड़ी बहुत DC करंट है, तो DC करंट इससे पास होती हुई इस ट्रांजिस्टर को वर्किंग तो करेगा क्योंकि AC भी पहुंचेगी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो रह गई वो किसके पास पहुंच गई, मान लो C के पास पहुंच गई, तो C का काम भी वापस क्या है, ये ब्लॉक कर देगा। तो सपोज कीजिए थोड़ी बहुत जो DC रह गई थी वो यहाँ आ गई, लेकिन ये इसको रिमूव कर देगा। इसी प्रकार ये आगे तक चलता रहेगा, फिर रह गई तो CC क्या कर देगा, रिमूव। लेकिन मुख्य बात ये है कि यहाँ CB क्या है, CC क्या है, और नीचे जो लगा हुआ है CE, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। अब देखिएगा CC क्या कर रहा है, यहाँ पे जो CC है इस CC को बोला जाता है अवरोधी संधारित्र। क्या बोला जाता है जी, अवरोधी संधारित्र। सुन लो थोड़ा सा, मैं मिटा के बता देता हूं दोनों। जो CC अपने पास प्रेजेंट है इसको बोला जाता है, C के पैरों में है C, अवरोधी संधारित्र, मीन्स ब्लॉकिंग कैपेसिटेंस। क्या वर्क बताया जी ब्लॉकिंग कैपेसिटेंस का, AC को पास कर देगा तथा DC को रोक देगा। काम भी समझ आ गया कि क्यों लिया। सर्किट में इनको बिना लिए भी आप काम कर सकते थे, लेकिन यूज करने के पीछे लॉजिक क्या है कि थोड़ा बहुत DC आ गया तो ये AC को पास कर देगा, DC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तब अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया। खास बात क्या है कि यहाँ जो CE लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं सर, देखिएगा CE को बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर। अब बाईपास कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में भी अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है ना। हिंदी में बोलना चाहो तो उपपथ संधारित्र। क्या बोलते हैं, उपपथ संधारित्र। क्या होता है कि जब अपन ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहां से ये जो RE है, अपन ये कहें कि RE वर्किंग रीजन में है तो RE से क्या हो जाएगी, धारा पास हो जाएगी। लेकिन यदि RE नहीं होता तो यहां से धारा किस में से पास हो जाती, CE में से पास हो जाती। मीन्स RE के साथ यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस पॉइंट के ऊपर, या फिर ये वाला पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचते ही क्या होगा, जो करंट है वो यदि किस में से पास हो जाए, CE, तो करंट को इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, ठीक है। खुद में से ये नहीं आई। और खास बात क्या, जो सर्किट अपन ने बनाया है उसके ऊपर लिखा जाता है ऐसे करके +VCC,
ठीक है। और इसके नीचे यूं करके लिखा जाता है -VEE, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो, ऊपर +VCC होता है और नीचे -VEE होता है, ठीक है। इतनी बात हुई कि CE का काम क्यों, CE काम में क्यों लिया, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आई कि यदि करंट इधर से चली जाए तो करंट इस RE में से नहीं पास होके, ये पास क्यों नहीं होगी, कारण क्या है कि पास नहीं होगी। सपोज करो कि RE जो रेजिस्टेंस का मान है इसका मान बहुत अधिक हो। देखिए भैया पहला लेक्चर है इस प्रवर्धक का, ठीक है, 2 लेक्चर और देंगे इसके अलावा, इसमें आप थ्योरी पूरी समझने का प्रयास करो, थ्योरी से पूरा डेरिवेशन आगे होगा, बिना थ्योरी आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते। लास्ट तक बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने का। अब अपन ने कहा कि यहाँ से ये जो करंट है वो इधर से बाईपास क्यों होगी, क्योंकि RE का मान यदि ज्यादा है तो प्रतिरोध बढ़ने पर धारा घटती, ठीक है। यदि यहाँ इस RE का मान, सपोज करो RE इज वेरी हाई, RE का मान बहुत अधिक है, तो इसमें से करंट लेस पास होगा। करंट यदि लेस पास होगा तो करंट का तो क्या कैरेक्टर है, जैसे ही करंट को तार मिलता है, तार मीन्स प्रतिरोध मिलता है, उस प्रतिरोध में से वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ इस वाले टर्मिनल पे ध्यान से देख लीजिएगा, और इस वाले टर्मिनल पर यदि इस RE का मान अधिक होता है तो RE अधिक होने के कारण करंट इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल में आने की बजाय क्या हो जाती है, यहाँ से बाईपास हो जाती है। यही वजह है कि CE को क्या बोला जाता है, बाईपास कैपेसिटर। ऐसे मान लो कि ये कोई शहर था, बीच में ट्रैफिक आ गया तो शहर के बाहर से क्या बना दी, बाईपास बना दी। तो CE का काम क्या है, यहाँ पे बाईपास कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन ये हो गया तो सर आपने ये R1, R2 और RL क्यों लगाए हैं, ठीक है। यहां पर लगी हुई R1 हो चाहे R2 हो चाहे RL हो, ये जो ट्रांजिस्टर अपने पास प्रेजेंट होते हैं उनको अच्छा बायस प्रदान करते हैं। सुनिएगा, परिपथ में R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस और क्या लगा हुआ है, RL। रेजिस्टेंस तो RE भी है लेकिन RE ट्रांजिस्टर को बायस प्रदान नहीं कर रहा, तो इन सभी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, बाइसिंग रेजिस्टेंस। समझे बात को। और बाइसिंग रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को उचित बायस प्रदान करते हैं, ट्रांजिस्टर को उचित बायस प्रदान करते हैं। इतनी बात हुई। ये अपन ने पूरे सर्किट डायग्राम का डिस्कशन कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी सर्किट डायग्राम से अपन एनालिसिस की बात करेंगे तो सर्किट डायग्राम को पहले हाइब्रिड पैरामीटर में चेंज करेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर में चेंज करने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे वो है, मीन्स RC युग्मित परिपथ जो होता है उसका जो एनालिसिस किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। ध्यान से सुनना, 3 तरीके वो कौन से हैं। अपन इसकी आवर्ती का मान निकालते हैं, उधर ही करते हैं, स्पेस सिर्फ अपने पास इतना है, यहां पे आप पूरा समझने का प्रयास करना, क्योंकि मिटाने के बाद एक वर्ड भी आपके समझ नहीं आएगा कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। होगा क्या, जब अपन RC ट्रांजिस्टर का सॉल्यूशन करेंगे, RC युग्मित जो एम्पलीफायर है इसका अपन एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करने के लिए अपने को एक टर्म मिलेगी। किसकी टर्म मिलेगी जी, फ्रीक्वेंसी की टर्म मिलेगी, मीन्स आवर्ती की कोई टर्म मिलेगी। और इस आवर्ती की टर्म से अपन ये कहेंगे कि ये जो यहाँ पे प्रवर्धक बना हुआ है, इस प्रवर्धक का सॉल्यूशन 3 प्रकार की आवर्ती प्रास में करते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस का, कि ये जो RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है उसमें प्राप्त जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सॉल्यूशन 3 रेंज में किया जाता है जी। फर्स्ट होती है निम्न आवर्ती प्राश, निम्न आवर्ती प्राश, लो फ्रीक्वेंसी रीजन या रेंज, ठीक, नो प्रॉब्लम। फिर मध्य आवर्ती प्राश, मध्य आवर्ती प्रास, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, नो प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड होता है उच्च आवर्ती प्रास। इस लेक्चर में पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी। हाई फ्रीक्वेंसी
और बिना थ्योरी आप कोई डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज, ये 3 प्रकार का सॉल्यूशन अपन इस वाले प्रवर्धक का करते हैं। अब आपका क्वेश्चन सर ये है क्या, ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए, मैं डायग्राम को रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये समझने के लिए अपने ये वाला डायग्राम काम में नहीं आएगा। सॉल्यूशन अगर एनालिसिस अपन करेंगे तो एनालिसिस के लिए अपन हाइब्रिड जो डायग्राम है वो बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये भी तो सिखाया है, इतना बड़ा है फिर भी। देखिएगा, आपको मैं बार बार कहता हूं कि सिड्डी ब्लॉक ये क्यों करता है, क्योंकि जो संधारित्र होता है उस संधारित्र का रेजिस्टेंस क्या होता है 1/i ओमेगा सी, और इसके लिए आवर्ती जो डीसी धारा होती है उस डीसी धारा के लिए आवर्ती का मान कितना होता है, नहीं सॉरी, आवर्ती का मान कितना होता है 0 होता है। जब आवर्ती का मान 0 है तो 1/i ओमेगा सी, 1 क्या 0, मीन्स इसका प्रतिरोध क्या हो गया इनफाइनाइट, प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया तो इसमें से धारा बहेगी नहीं, मीन्स तभी अपन कहते हैं सिड्डी क्या करता है ब्लॉक करता है, ठीक है। शायद अब समझ आ गया होगा, बार बार सिड्डी ब्लॉक कहते हैं तो रीजन क्या है कि आवर्ती जो होती है डीसी धारा की वो 0 होती है, तब 0 यदि वहां पे अपन पुटअप करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या आ जाता है इनफाइनाइट, तभी अपन कहते हैं इसमें से डीसी करंट पास नहीं हो पाती, ठीक है। तब इस आरसी युग्मित परिपथ का काम क्या है, फिर वो जो आगे डीसी जा रही थी वो डीसी कहाँ से मिल रही थी आपको, देखिएगा एक छोटा सा डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। एसी जो सिग्नल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और डीसी जो सिग्नल होता है वो इस बिंदु से कोई एक नियत दूरी पर रहता है, ठीक है। इस प्रकार का सिग्नल कौन सा होता है डीसी सिग्नल, इस प्रकार का सिग्नल कौन सा होता है एसी सिग्नल। यदि दोनों को मैच करना है, यदि ये सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सुनो ध्यान से, ये सिग्नल यदि यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इसका मीनिंग क्या है, ये तो 0 के है, तब अपन इस डीसी के लेवल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, मीन्स यहाँ से ये जो डीसी का लेवल है उसको किसी बिंदु पर अपन शिफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपन ने कहा है एसी में कुछ पार्ट किसका रह जाता है डीसी में, तो उस डीसी के एनालिसिस के लिए, लेकिन अपने को डीसी एनालिसिस नहीं पढ़ना, ओनली क्या पढ़ना है एसी एनालिसिस पढ़ना। ये जो बात है सिड्डी ब्लॉक, इसके बारे में अपन ने ये वाला पढ़ा है, ठीक है। जब ये यहाँ था तो 0, इसको थोड़ा सा ऊपर अपन ने शिफ्ट किया तो इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, मीन्स जो कैरेक्टर पूरे थे उसमें क्या होना है चेंज। मुख्य बात क्या है, निम्न आवर्ती प्रास, मध्य आवर्ती प्रास और उच्च आवर्ती प्रास में क्या होगा, ठीक है, समटाइम्स वेट। वो कंप्लीट होते ही इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा समय और लगेगा। देखिएगा, ये जो प्रवर्धक होता है, इस प्रवर्धक में अपन ने भी देखा है जो कैपेसिटेंस लगे रहते हैं उनका फॉर्म क्या होता है, कुछ इंटरनल भी होते हैं और इंटरनल का फिक्स सिग्निफिकेंस होता है, एक तो सी म्यू होता है और दूसरा क्या होता है सी पाई होता है, ठीक है। इतना ही आप पता रखो, जो इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं एक तो सी म्यू होता है, दूसरा सी पाई होता है, ठीक है। ये पढ़ते हैं अपन बीजेटी एज एम्पलीफायर वाले टॉपिक में, बीजेटी एज एम्पलीफायर, ठीक है, जब अपन वहाँ डीसी एनालिसिस पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना पता रखो कि इंटरनल जो कैपेसिटेंस होते हैं वो सी म्यू होता है और सी पाई होता है। एक्सटर्नल जो कैपेसिटेंस मीन्स 2 प्रकार से लेते हैं, इंटरनल हो गया, उसके बाद एक्सटर्नल हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है, जैसे सी 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 बी सी, ठीक है ना। अब मुख्य बात क्या है, याद रखना पड़ेगा आपको, वर्किंग भी होती है इनकी, लेकिन वो वर्किंग अपन बीजेटी एज एम्पलीफायर में जब डीसी एनालिसिस पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है कि जब आप, सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या बोलोगे, तो लो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होगी, इस रेंज में इंटरनल जो कैपेसिटेंस होंगे, अंदर जो कैपेसिटेंस लगे रहेंगे, मीन्स सी म्यू और सी पाई तो क्या रहता है जी ओपन रहता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है वो भी क्या रहते हैं ओपन, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी रेंज का अगर आप सॉल्यूशन करो तो इंटरनल भी ओपन रहता है और एक्सटर्नल भी क्या रहता है ओपन रहता है। मीन्स जो सर्किट डायग्राम अभी यहाँ बनाया गया था वहां से यदि आप लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हो तो सारे कैपेसिटेंस हटा देते हो, क्या करते हो सारे संधारित्र हटा देते हैं,
और सर्किट को हाइब्रिड में चेंज कर देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपके पास पॉसिबिलिटीज थी वो क्या थी, मध्य आवर्ती परास। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसमें क्या होता है जी, ठीक है, जो इंटरनल कैपेसिटेंस है वो तो ओपन ही रहते हैं, जबकि एक्सटर्नल कैपेसिटेंस ओपन की जगह क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। इंटरनल जो कैपेसिटेंस है मिड बैंड की बात कर रहे हैं, ओपन रहने हैं। एक्सटर्नल जो कैपेसिटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, शॉर्ट हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आप इंटरनल कैपेसिटेंस को हटा सकते हो और सिर्फ क्या रख सकते हो, एक्सटर्नल कैपेसिटेंस रख सकते हो। लेकिन हाइब्रिड में सुन लेना, इसी से अपना पूरा डेरिवेशन होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, इंटरनल है नहीं तो इंटरनल को हटा दो, आंतरिक संधारित्र यदि सर्किट में लगे भी है तो उनको क्या कर दो, हटा दो। और क्या काम में लो, बाह्य जो संधारित्र लगे हैं वो काम में लो, उनमें से एक काम में लो और फॉर्म भी उसकी क्या लो, सीरीज फॉर्म में उसको कनेक्ट करोगे। ये जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है कि यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करते हो, अपन यहाँ कर लेते हैं कि थर्ड वाला क्या होता, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए जो इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं और एक्सटर्नल कैपेसिटेंस होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं। मीन्स इंटरनल कैपेसिटेंस क्या कर दो जी, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, बीच में तार लगा दो या दोनों टर्मिनल को आप जोड़ दो। साथ में क्या है, एक्सटर्नल कैपेसिटर। और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर है वो भी क्या रहते हैं जी, शॉर्ट रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे अपन ने यहाँ कहा था आंतरिक हटा दो, बाह्य संधारित्र को सीरीज में, और यहाँ पर एक संधारित्र अपन इसके सॉल्यूशन में करेंगे, एक संधारित्र आपको रखना है और वो संधारित्र किस फैशन में आपको लगाना है, पैरेलल फैशन में आपको लगाना है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि जब भी आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर का अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी की क्लास है और ऐसा एक बिंदु पे भी नहीं लगा आपने यदि लास्ट तक मेरे साथ रहे कि कहाँ पे आपको बोरिंग महसूस हो रहा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ईच स्टेप अपन पूरा अच्छे से लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। क्या करना है, देखो सी इन से चलो, फर्स्ट में दोनों ओपन है, ठीक है, सेकंड में फर्स्ट ओपन है, दूसरा शॉर्ट। दूसरा शॉर्ट होने के बाद हमेशा शॉर्ट ही रहेगा। ठीक है ना, ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट वाले में दोनों ओपन है, उसके बाद इंटरनल ओपन और फिर दोनों क्या कर दो, शॉर्ट। तो ये क्या है, शॉर्ट है। तो पूरी क्लास में अपन ने आरसी युग में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पढ़ा है, उसके बारे में थ्योरी अपन ने पढ़ी है, सर्किट डायग्राम कैसे होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन इसका डेरिवेशन एनालिसिस करेंगे। और खास बात क्या है, सबसे पहले डेरिवेशन एनालिसिस किसका करेंगे, मध्य आवर्ती परास का करेंगे, फिर निम्न का करेंगे और उच्च का करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैंने बोला है मध्य, क्या लेंगे, सीरीज में सिर्फ एक कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं ये एनालिसिस करूंगा तो क्या लूंगा, पैरेलल में एक कैपेसिटर लूंगा। और जब मैं लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करूंगा तो जितने भी कैपेसिटर है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, सबको मैं हटा दूंगा। लास्ट तक मेरे साथ थे, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने का। लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही है जो इससे भी अच्छा मैटर आप तक पहुँचाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।